धाराएं धारा 94 से धारा 170 तक का संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के पिछले वीडियो में हमने धारा 1 से धारा 93 तक का संक्षिप्त अध्ययन किया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के भाग 2 के इस वीडियो में हम धारा 94 से धारा 170 तक का संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। अध्याय 6 के अंतर्गत जो टॉपिक दिया गया वह दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में। यह धारा 94 से शुरू होता है। धारा 94 में बताया गया है दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों और संपत्ति के अन्य वयनों के निबंधनों का साक्ष्य। धारा 95 में बताया गया है मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन। धारा 96 में बताया गया है संदिग्ध दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन। धारा 97 विद्यमान तथ्यों और दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्यों का अपवर्जन। धारा 98 विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य। धारा 99 में बताया गया है उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है। धारा 100 में बताया गया है तथ्यों के 2 संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक लागू नहीं होती, उसमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य। धारा 101 में बताया गया है अपठनीय लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य। धारा 102 में बताया गया है दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा। धारा 103 में बताया गया है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वसीयत संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति। अगला भाग है भाग 4। भाग 4 के अंतर्गत जो टॉपिक दिया गया है वह साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना और उसका प्रभाव। यह अध्याय 7 में बताया गया है। अध्याय 7 में जो टॉपिक है वह है सबूत के भार के विषय में। यह धारा 104 से शुरू होता है। धारा 104 में बताया गया है सबूत का भार। धारा 105 में सबूत का भार किस पर होता है। धारा 106 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। धारा 107 में बताया गया है साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए साबित किए जाने वाले तथ्य को साबित करने का भार। धारा 108 में बताया गया है यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। धारा 109 में बताया गया है विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। धारा 110 में बताया गया है उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। धारा 111 में बताया गया है यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया वह जीवित है। धारा 112 में बताया गया है भागीदारों, भूस्वामी और किराएदार, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार। धारा 113 में बताया गया है स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। धारा 114 में बताया गया है उन संविवारों में सद्भाव का साबित किया जाना जहां एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। धारा 115 में बताया गया है कतिपय अपराधों के बारे में अवधारणा। धारा 116 में बताया गया है विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चय सबूत है। धारा 117 में बताया गया है किसी विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के दुष्परिणाम के बारे में अवधारणा। धारा 118 में बताया गया है दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा। धारा 119 में बताया गया है न्यायालय कतिपय तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा। धारा 120 में बताया गया है बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने की अवधारणा। अगला अध्याय 8। अध्याय 8 के अंदर जो टॉपिक दिया गया है वह है विबंध जो शुरू होता है धारा 121 से। धारा 121 में बताया गया है विबंध। धारा 122 में किराएदार का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध। धारा 123 विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता, उपनिहिती
यह अनुज्ञप्तिधारी का विबंध। अगला अध्याय शुरू होता है अध्याय 9। अध्याय 9 के अंदर जो टॉपिक आता है वह है साक्ष्यों के विषय में। यह धारा 124 से शुरू होता है। धारा 124 में बताया गया है कौन साक्ष्य दे सकेगा। धारा 125 में बताया गया है साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। धारा 126 में बताया गया है कतिपय मामलों में पति और पत्नी की साक्षी के रूप में सक्षमता। धारा 127 में बताया गया है न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट। धारा 128 में बताया गया है विवाहित स्थिति के दौरान की गई संसूचनाएं। धारा 129 में बताया गया है राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य। धारा 130 में बताया गया है शासकीय संसूचनाएं। धारा 131 में बताया गया है अपराधों के करने के बारे में सूचना। धारा 132 में बताया गया है वर्तिक संसूचनाएं। धारा 133 में बताया गया है स्वेच्छा साक्ष्य देने से विशेषाधिकार का अभी तक नहीं होना। धारा 134 में बताया गया है विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचना। धारा 135 में बताया गया है जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों को प्रस्तुत किया जाना। धारा 136 में बताया गया है ऐसे दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रस्तुत किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा है प्रस्तुत करने से इनकार कर सकता था। धारा 137 में बताया गया है इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा साक्षी उत्तर देने से क्षम्य नहीं होगा। धारा 138 में बताया गया है सह अपराधी। धारा 139 में बताया गया है साक्षियों की संख्या। अगला शुरू होता है अध्याय 10। अध्याय 10 के अंतर्गत टॉपिक आता है वह साक्षियों की परीक्षा के विषय में। यह धारा 140 से शुरू होता है। धारा 140 में बताया गया है साक्षियों को प्रस्तुत करने और उनकी परीक्षा का क्रम। धारा 141 में बताया गया है न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। धारा 142 में बताया गया है साक्षियों की परीक्षा। धारा 143 में बताया गया है परीक्षाओं का क्रम। धारा 144 में बताया गया है किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा। धारा 145 में बताया गया है सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी। धारा 146 में बताया गया है सूचक प्रश्न। धारा 147 में बताया गया है लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य। धारा 148 में बताया गया है पूर्व लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा। धारा 149 में बताया गया है प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न। धारा 150 में बताया गया है साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए। धारा 151 में बताया गया है न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। धारा 152 में बताया गया है युक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। धारा 153 में बताया गया है युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की दशा में न्यायालय की प्रक्रिया। धारा 154 में बताया गया है अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न। धारा 155 में बताया गया है अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न। धारा 156 में बताया गया है सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का प्रवर्जन। धारा 157 में बताया गया है पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। धारा 158 में बताया गया है साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। धारा 159 में बताया गया है सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न क्या होंगे। धारा 160 में बताया गया है उसी तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे। धारा 161 में बताया गया है साबित कथन के बारे में जो कथन धारा 26 या धारा 27 के अधीन सुसंगत हैं कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी। धारा 162 में बताया गया है स्मृति ताजा करना। धारा 163 में बताया गया है धारा 162 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य। धारा 164 में बताया गया है स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार। धारा 165 में बताया गया है दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना। धारा 166 में बताया गया है मंगाए गए या और सूचना पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना। धारा 167 में बताया गया है
सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना। धारा 168 में बताया गया है प्रश्न करने या प्रस्तुत करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति। अगला अध्याय शुरू होता है अध्याय 11। अध्याय 11 के अंदर जो टॉपिक आता है वह है साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति के विषय में। यह धारा 169 से शुरू होता है। धारा 169 में बताया गया है साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए न्याय विचारण नहीं होगा। अगला अध्याय अध्याय 12। अध्याय 12 शुरू होता है धारा 170 से। धारा 170 में बताया गया है निरसन और व्यावर्ती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस